If you see any soil having the sand and the clay in a different proportion and you have been asked to provide the name of this soil, what it will be? Sandy clay or clay sand? And what if I ask what is the grade of this soil? Is it poorly graded or well graded soil? If I talk about the group index number of this soil, what will be your answer? If you are confused and do not know any of these answers, don't worry, you are on the right video. Hi everyone, I am Dipali and welcome to my channel Civil Dipali. If you are a civil engineer student who really want to prepare for GATE civil engineering paper, then this channel is for you all. And today we will going to discuss the soil nomenclature, which is very important and highly asked in the GATE and the other competitive exam. So without any further delay, let's get started. So now we will going to discuss in detail about every method which is used in naming the soil. एंड इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की. सो होता क्या है कि वी हैव द ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले और उन सारे सॉइल पार्टिकल के डिफरेंट साइज होती हैं जिनके रेंज के अकॉर्डिंग इन्हें क्लासिफाई किया जाता है. सो इफ अ सॉइल फ्रॉम 4.75 mm टू 80 mm तो उसे हम ग्रेवल कहेंगे और 75 माइक्रोमीटर से 4.75 mm के बीच में अगर कोई सॉइल है तो वो सैंड की कैटेगरी में आएगी. सिल्ट की कैटेगरी में आएगी फ्रॉम 2 माइक्रोमीटर टू 75 माइक्रोमीटर एंड लेस देन 2 माइक्रोमीटर विल बी द क्ले. दीज आर द रेंज ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि जो ग्रेवल और सैंड होते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं सीव एनालिसिस. तो आपने ना ये पिक्चर देखा होगा आपकी लेबोरेटरी में, जैसे सीव का पूरा सेट होता है और उसके अंदर आप सॉइल डालते हैं और उसे शेक करते हैं फॉर अबाउट 5 मिनट्स और फिर वो अपने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सेट होता है इन द सीव्स एंड दे आर नेम्ड अकॉर्डिंगली. बट जो मेरा सिल्ट और क्ले है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं, इन्हें डिटरमाइन करने के लिए, इनके पार्टिकल्स की साइज को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि for gravel and sand we use the sieve analysis and for silt and clay we use the sedimentation analysis. One more important thing कि जो मेरे gravel है and sand है वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? वो coarse sand में आएंगे, जबकि जो मेरे silt and clay है वो मेरी fine soil की कैटेगरी में आएंगे. सॉरी, fine soil. ओके, ठीक है. तो सबसे पहला मेथड देखा हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने देखा ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले का क्लासिफिकेशन, राइट, और इनके साइजेस के अकॉर्डिंग हमने देखा, राइट. अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड विच इज ए हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन. ये यूज होता है इन हाईवे प्रोजेक्ट्स. सी, अगर किसी सॉइल को अगर हम किसी हाईवे प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि उसकी क्वालिटी कैसी है, तो हम एक वर्ड होता है ग्रुप इंडेक्स, उसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि उसका क्वालिटी कैसा है. तो इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है. सबसे पहले फॉर्मूला देखें. जो ग्रुप इंडेक्स होता है वो होता है 0.2 A प्लस 0.001 BD प्लस 0.005 CA. अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी ये ABCDB की क्या वैल्यूज है, बट टिल देन आप इसे समझे कि इसे याद कैसे रखना है ना. सो आई विल गिव यू ए शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर दिस वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला. और अभी 2 मिनट में आपको लगेगा वाओ ये कितना सिंपल फॉर्मूला था. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई द हाउ टू फाइंड आउट द ग्रुप इंडेक्स. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, A लिखना है, फिर B लिखना है और C लिखना है, ठीक है. फिर D एंड A इस तरीके से लिखा. सबसे पहले डिजिट को थोड़ा सा याद रखना विच इज 0.2 और 0.01 का हाफ कितना होगा 0.005. बन गया आपका ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला. So this is a group index formula. I think it is very simple now, right? Now let's talk about in detail कि ABCD का वैल्यू क्या होता है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं A वैल्यू का, तो A वैल्यू का है परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स पासिंग 75 माइक्रोमीटर. और ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि परसेंटेज ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स कितने हैं, राइट, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स बेसिकली. तो ये कितने हैं वो हमें कैलकुलेट करना है और उसे सब्ट्रैक्ट करना है -35 से. बट इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 40 है. इससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं हो सकता है. सिमिलरली फॉर अगर B की वैल्यू में देखूं तो परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स पासिंग 75 माइक्रोसीव -15 एंड मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 40. C का वैल्यू देखो, WL क्या होता है हमारा, लिक्विड लिमिट. तो सॉइल की जो लिक्विड लिमिट है
-40 विल बी द वैल्यू ऑफ द सी, राइट, और उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 20 है। वही डी जो है वो मेरा है आईपी, आईपी इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स, and everyone know what is plasticity index, which is equal to liquid limit minus plastic limit, ठीक है। तो ये सारे डेटा बाय द वे आपको दिए जाएंगे, ठीक है, वैल्यूज आपको ऑलरेडी दी जाएगी और आपको बस इसे एनालिसिस करना है कि इसका ग्रुप इंडेक्स क्या होगा। अगेन इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू इसका 20, राइट। अब ऐसा करने से हमने क्या पता लगाया, हमने पता लगाया कि इसका ग्रुप इंडेक्स, किसी भी सॉइल का ग्रुप इंडेक्स क्या है। अब ये देखो इसकी रेंज, सी हियर एवरीवन, अगर मेरी रेंज जो है वो 0 से 1 तक रहती है ग्रुप इंडेक्स की, तो इट इज अ वेरी गुड सॉइल। और अगर 2 to 4 रहती है तो इट्स अ फेयर सॉइल, अगर 5 to 9 रहती है तो इट्स अ पुअर सॉइल, एंड 10 to 20 पर ये रहती है वेरी पुअर सॉइल। हम ABCD की वैल्यू मैक्सिमम रखते हैं तो जो वैल्यू ग्रुप इंडेक्स की निकल के आती है वो एटमोस्ट 20 आ सकती है, तो इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 20। सो हियर वी कंप्लीटेड द सेकंड मेथड विच इज द हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। अगेन रिकॉल करते हैं, सबसे पहले हमने देखा ये कहाँ काम आता है, हाईवे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काम आता है, और इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसका मेन बेसिस है ग्रुप इंडेक्स, राइट। उसका फॉर्मूले की शॉर्ट ट्रिक हमने देखी। देन वी टॉक्ड अबाउट द ABCD वैल्यूज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली इसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, राइट। और इसकी रेंज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस रेंज पर उसकी कौन सी क्वालिटी ऑफ सॉइल को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड विच इज इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से इंक्लूड होता है। नाउ स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं कि इसे कैसे निकालते हैं, है ना, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। तो नंबर 1 स्टेप इज, सबसे पहले हमें ये देखना है कि पार्टिकल जो 75 माइक्रोमीटर की सील पर रिटेन हो रखे हैं, टोटल पार्टिकल, वो 50% से अगर ज्यादा है या कम। देखो जरा, let's say you have the sieve set like this, right, and here you have the 4.75 mm sieve, then you have this 75 micrometer sieve, right। अब आपने ना सॉइल डाला और उसे शेक फॉर लाइक 5 मिनट्स, और आपने देखा कि जो परसेंटेज पार्टिकल रिटेन्ड है इन दिस इज मोर देन 50%। तो ऐसे आपने देखा कि जो पार्टिकल रिटेन्ड है अबाउट द 75 माइक्रो mm sieve, अगर वो मोर देन 50% है, तो उसका जो नॉमेनक्लेचर है वो बेस्ड ऑन होगा द कोर्स सैंड, कोर्स सॉइल के बेसिस पर होगा, विच इज ईदर ग्रेवल और द सैंड। अब अपन को पता लगाना है कि ग्रेवल के नेम पर अगर नॉमेनक्लेचर होगा या सैंड के बेसिस पर। चलिए ये पता लगाना बहुत सिंपल है। सी, ये मेरा 4.75 mm है, और जितनी भी पार्टिकल्स 4.75 mm से ऊपर आएंगे, जो रिटेन हो जाएंगे, वो ग्रेवल की कैटेगरी में आएंगे, और जो 4.75 mm से 75 माइक्रोमीटर के बीच में आएंगे वो सैंड की कैटेगरी में होंगे, बस। अब अगर हमें देखना है द परसेंटेज ऑफ ग्रेवल इफ मोर देन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सैंड, तो जो मेरा नॉमेनक्लेचर है इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेवल। चाहे परसेंटेज ऑफ ग्रेवल और सैंड अगर इक्वल भी है तब भी नेमिंग विल बी अकॉर्डिंग टू ग्रेवल, बट अगर मेरा परसेंटेज ऑफ सैंड जो है मोर देन ग्रेवल है, देन इट विल बी अकॉर्डिंग टू सैंड, राइट। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमने देखा कि हमने एक सीव सेट रखा और हमने उसे सीव किया, राइट। और अगर परसेंटेज ऑफ पार्टिकल अबाउट द 75 mm अगर 50% से ज्यादा है तो नेमिंग विल बी अकॉर्डिंग टू द कोर सैंड, और उसमें भी हमने देखा अगर ग्रेवल का परसेंटेज इक्वल या उससे ज्यादा है सैंड से तो उसका नेमिंग विल बी अकॉर्डिंग टू द ग्रेवल, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द सैंड। मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट स्टेप्स, उससे पहले ना हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज फाइनेस क्या होता है, फाइनेस मॉड्यूलस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं। पहले अगर मैं बात करूं परसेंटेज फाइनेस की, चलिए एक ना एक्सपेरिमेंट करते हैं। वी हैव टेकन दिस वेरी सिंपल एग्जाम्पल। हमने ना सीव्स ली है 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोमीटर, 300 माइक्रोमीटर, 150 माइक्रोमीटर पैन, ठीक है। ये पूरा सीव सेट होता है। इसके अंदर हमने कोई भी सॉइल डाली है और उसे ना सीव किया है, और उसमें फिर जितना भी मास रिटेन हुआ है ऑन एवरी सीव उसे हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। फिर हमने क्या निकाला, क्यूमुलेटिव मास रिटेन, यानी कि 31.5 अगर यहाँ पर है तो इन दोनों का सम विल बी राइट हियर, और इन तीनों का सम फिर यहाँ पर लिखा जाएगा, इन चारों का सम यहाँ पर लिखा जाएगा, एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स क्यूमुलेटिव वी आर एडिंग द मास रिटेन। नाउ अब इसी का यहाँ अगर हमने परसेंटेज निकाल लिया तो इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन, राइट। और
अब इसके अंदर अगर एक और कैटेगरी में ऐड कर दूं विच इज परसेंटेज फाइननेस, तो ये हो जाता है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड। यानी कि जो भी हमने अभी वहां पर परसेंटेज निकाला, अगर इसी चीज को मैं 100 से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो वो आएगा मेरा परसेंटेज फाइननेस की कैटेगरी में। और अगर मुझे फाइननेस मॉड्यूलस निकालना है तो इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द क्यूमुलेटिव, उसका जो समेशन है वो पूरा निकालेंगे, उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। बाय द वे, ये फाइननेस मॉड्यूलस क्या बताता है? फाइननेस मॉड्यूलस ये बताता है एक ऐसा इंडेक्स नंबर जो बताएगा कि एवरेज साइज क्या है उस सॉइल की, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स है उस सॉइल के अंदर उसकी एक एवरेज साइज क्या होगी, राइट। तो अभी हमने देखा फाइनली कि फाइननेस मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, परसेंटेज फाइननेस कैसे निकालते हैं, यानी कि जो परसेंटेज फाइननेस है वो हर एक सीव के लिए हमें इंडिविजुअली मिलेगा। क्लियर? चलो, अब इतना हमने समझा। आपको नंबर 1 दिख रहा है, इट इज द यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। दैट मीन्स अगर एक सॉइल सैंपल लूं और उसमें सिर्फ एक ही टाइप की साइज ऑफ पार्टिकल अगर प्रेजेंट है तो उसे हम यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के अंदर कैटेगराइज करेंगे। नंबर 2, ये जो हमें विजिबल दिख रहा है दैट इज ए वेल ग्रेडेड। एंड नंबर 3 इज ए गैप ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड मीन्स लेट्स से कुछ फ्यू पार्टिकल साइज ऑफ कुछ फ्यू पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट साइज के, बट बीच में एक ऐसा साइज का रेंज है जो मिस है पूरा, और फिर उसके बाद वापस से वेल ग्रेडेड है। तो दैट मीन्स ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और गैप ग्रेडेड दोनों ही कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? दे ऑल बोथ कम्स इन द पुअरली ग्रेडेड, जो कि हमारे लिए करेक्ट नहीं है। एक सॉइल को वेल ग्रेडेड इज मोर अप्रोप्रिएट एज कंपेयर टू पुअरली ग्रेडेड, राइट। तो हमने ये देखा कि परसेंटेज फाइननेस से हमने ये निकाला कि कौन सी सॉइल हमारी वेल ग्रेडेड होगी, कौन सी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगी और कौन सी गैप ग्रेडेड होगी, राइट। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि हम कैसे पता लगाए कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले देखते हैं इनके फॉर्मूलाज। सो इट इज यूनिफॉर्मिटी इज D60 by D10 and coefficient of curvature is D30 whole square upon D60 into D10. Now वेरी सिंपल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि D60 क्या है, D30 क्या है और D10 क्या है। और अगर डायरेक्टली आपको D30 D60 नहीं दिया और एक सीव एनालिसिस के फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिया है जो कि हम करने वाले और कई बार आ भी चुका है, तो ऐसे में अगर आपको उनका मीनिंग नहीं पता है ना तो आप फंस जाओगे। सबसे पहले देखो D60 क्या होता है। D60 का मतलब ये समझो कि ऐसी सीव साइज जिसके नीचे 60% ऑफ पार्टिकल फाइनर है। यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एंड दिस इज माय फेवरेट एग्जाम्पल, अगर ये एग्जाम्पल अगर आपके माइंड में सेट है ना तो आपको D60, D30 और D10 का मीनिंग हमेशा समझ में आएगा। लेट्स सी, यू हैव 100 पार्टिकल्स जिनकी साइज रेंज कर रही है फ्रॉम 1 to 100 mm, राइट। तो अब मैं D60 को क्या बोलूंगी? D60 विल बी कंसिडर्ड एज ए 61 mm सीव साइज। क्यों? क्योंकि उसके नीचे 60% ऑफ द पार्टिकल जो कि उससे छोटे हैं फाइनर है, राइट। तो दिस इज द D60। सिमिलरली D30 क्या होगा? वो सीव साइज जिसके नीचे 30% ऑफ द पार्टिकल आर फाइनर, एंड D10 is considered as the C size below which 10% particles are finer, right? तो इस तरीके से हमने कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकाला और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर लगा। अब अपन देखेंगे कि इनका यूज कहाँ करना है। सो वी टॉक्ड अबाउट परसेंटेज फाइननेस, वी टॉक्ड अबाउट कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। नाउ केस नंबर 1, इफ परसेंटेज फाइननेस इज लेस देन 5%। देखो अभी तक अपन क्या बात कर रहे थे? वी आर टॉकिंग कि कोर्स ग्रेन सॉइल है, राइट। तो ये कोर्स ग्रेन सॉइल है, तो फिर हमने ये भी देखा कि अगर ग्रेवल जो है उसका परसेंटेज मोर देन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सैंड है तो ग्रेवल विल बी डोमिनेटेड, जिसे हम G से डिनोट करते हैं, और नॉमेनक्लेचर G के अकॉर्डिंग होगा, राइट, ग्रेवल के अकॉर्डिंग होगा। अब नेक्स्ट हमें देखना है परसेंटेज फाइननेस अकॉर्डिंग टू 75 माइक्रोमीटर सीव, यानी कि 75 माइक्रोमीटर सीव के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज फाइननेस है। अगर ये 5% से कम होता है, कितना 5% से कम होता है, तो वी विल इग्नोर द लेस देन 5%, इग्नोर द फाइन पार्टिकल्स। यानी कि अब हमारा जो नेमिंग है उसमें ना ही क्ले आएगा और ना ही सिल्ट ऐड होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी में है
और इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमें चेक क्या करना है, अब हमें चेक करना है Cu एंड Cc। लेट्स सी हियर, यस। सबसे पहले देखो, अगर मेरा ग्रेवल है, ठीक है, तो ये ग्रेवल को के दो नेम हो सकते हैं। नंबर वन, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, जिसे हम लिखेंगे GW। सो इट्स अ वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और ये कैसे पता लगा कि ये वेल ग्रेडेड है? अगर हमने Cu और Cc निकाला एंड इफ आई फाउंड आउट कि ये जो मेरा Cu है ये 4 से ज्यादा है एंड जो मेरा Cc है वो 1 से 3 के बीच में है, तो इन दैट केस मेरा जो ग्रेवल है वो वेल ग्रेडेड ग्रेवल की कैटेगरी में आएगा, जिसे हम नोट करेंगे GW। पहले G आएगा और फिर बाद में W आएगा। और यही अगर मैं कहूं GP है, यानी कि पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। और इसे कैसे पता लगाएंगे कि ये पुअरली ग्रेडेड है? वेरी सिंपल, या तो Cu मेरा 4 से ज्यादा नहीं है, या फिर और Cc जो है 1 से कम है, और या फिर Cc जो है 3 से ज्यादा है। इन एनी ऑफ दीज केस ये पुअरली ग्रेडेड की कैटेगरी में आ जाएगा और इसे डिनोट करेंगे GP से, ठीक है। नाउ अब अगर मैं बात करूं, माय सेकंड इज कि इफ द परसेंटेज ऑफ सैंड इज मोर देन परसेंटेज ऑफ ग्रेवल, राइट। तो अभी हमने देखा ग्रेवल का अगर कम है परसेंटेज सैंड के कंपेयर में, तो नॉमेनक्लेचर विल बी अकॉर्डिंग टू द सैंड, राइट। और अगर मैंने देखा परसेंटेज फाइननेस अकॉर्डिंग टू 75 माइक्रोमीटर की सीव से, अगर वो लेस देन 5% है, तो ऐसे में हम फाइन सैंड को भी क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। और अब हम सिर्फ चेक करेंगे। सो यहां पर मैं लिख देती हूं, इग्नोर फाइन सॉइल पार्टिकल्स, राइट। फाइन सॉइल पार्टिकल्स को हमें इग्नोर करना है। और अब हमें जो नेमिंग करना है विच इज ऑन द बेसिस ऑफ Cu एंड Cc। तो अब देखो जरा, S को कैसे डिनोट कर सकते हैं? S दो तरीके से लिखा जा सकता है, SW एंड SP, सिमिलर लाइक ए ग्रेवल। वेरी सिंपल, सबसे पहले SW को क्या लिखेंगे? इट्स ए वेल ग्रेडेड सैंड। इसे क्या लिखेंगे? वेल ग्रेडेड सैंड। और इसका क्या कंडीशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है? इट्स कंडीशन इज जब मेरा Cu जो है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर वो 6 से ज्यादा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर हमने 4 से कंपेयर किया था और यहां पर हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? 6 से, ठीक है। तो 6 से ज्यादा हो एंड जो मेरा Cc है वो 1 से 3 के बीच में, ठीक है। सिमिलरली इसे हम Sp को हम क्या लिखेंगे? पुअरली ग्रेडेड सैंड, ठीक है। एंड पुअरली ग्रेडेड सैंड कब होगा? व्हेन इधर मेरा Cu जो है वो 6 से बड़ा नहीं है और Cc जो है वो मेरा 1 से छोटा है, और Cc या फिर मेरा 3 से बड़ा। इन एनी ऑफ दीज केस पुअरली ग्रेडेड सैंड के अंदर कैटेगराइज हो जाए, ठीक है। तो हमने पहला मेथड देखा, पहला कंडीशन देखा कि फोर्स सैंड है और परसेंटेज फाइननेस इज लेस देन 5%। तब हमें कैसे नॉमेनक्लेचर करना है? नाउ द केस बी सेज, नाउ केस बी थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा जो परसेंटेज फाइननेस है जो कि अकॉर्डिंग टू 75 माइक्रोमीटर की सीव के अकॉर्डिंग है ना, अगर ये मेरा 12% से ज्यादा हो, तो अब ऐसे में हम फाइन सॉइल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो नेमिंग अकॉर्डिंग टू फाइन सॉइल, ठीक है। यानी कि कोर्स ग्रेवल और सैंड तो हो गई, साथ ही साथ सिल्ट और क्ले भी ऐड हो जाएगा। अब ऐसे में हम वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड को काउंट नहीं करेंगे। आईपी क्या होता है हमारा? प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जिसे निकालते कैसे हैं? WL माइनस WP, जो मेरा लिक्विड लिमिट है माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये निकाल लिया हमने। चेक करना है ये सबसे पहले आईपी अगर लेस देन मेरा 4% है, ठीक है, तो क्या होगा? ऐसे में हमें सिंपली देखना है कि ये जो सिल्ट है ना वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्ले, एंड नेमिंग विल बी अकॉर्डिंग टू द सिल्ट, ठीक है, जिसे डिनोट करते हैं M से, ठीक है। तो सबसे पहले देखा हमने आईपी लेस देन 4 विच इज सिल्ट मोर देन द क्ले। अब अगर मैं कहूं ये जो आईपी है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, वो अगर 7 से ज्यादा है तो क्या होगा? तब हमें सबसे पहले चेक करना है लिक्विड लिमिट। अगर लिक्विड लिमिट मेरा 29.6% से कम आता है तो क्ले विल बी मोर देन सिल्ट, और अब जो है मेरा नेमिंग क्ले के अकॉर्डिंग होगा, राइट। अब अगर मैं थर्ड इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं, थर्ड पॉइंट अगर ये है, अगर आईपी जो है मेरा 7% से तो ज्यादा है, लेकिन जो मेरा लिक्विड लिमिट है
वो भी 29.6% से ज्यादा है। अब ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में हमें चेक करना पड़ेगा, चेक आईपी विथ आईपी ऑफ ए लाइन। अब ये आईपी ऑफ ए लाइन क्या होता है, इसे समझो। आईपी ऑफ ए लाइन कुछ भी नहीं है, आईपी ऑफ ए लाइन इस जो हमें निकालना पड़ता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 0.73 WL माइनस 20। WL क्या है? लिक्विड लिमिट। ठीक है, तो अपन ने आईपी ऑलरेडी सॉइल का पढ़ा हुआ था और आईपी ऑफ ए लाइन निकाल दिया। अब देखो जरा, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ आईपी इज अबाउट द आईपी ऑफ ए लाइन, यानी कि जो सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो ए लाइन की प्लास्टिसिटी इंडेक्स से अगर ज्यादा है तो क्या होगा? क्ले विल बी मोर देन द सिल्ट। एंड इफ आईपी, अगर आईपी जो है, जो सॉइल का आईपी निकला है वो कम है आईपी ऑफ ए लाइन से, तो ये आ जाएगा मेरा क्ले। सिल्ट जो है, सिल्ट विल बी मोर देन द क्ले। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता लगाना है कि अगर परसेंटेज फाइनेस अगर 12% से ज्यादा है तो फाइन सॉइल को भी इंक्लूड करेंगे। और कैसे पता लगाएंगे कि क्ले है या सिल्ट है? तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालिए, और अगर वो 4 से कम आता है तो सिंपली सिल्ट विल बी मोर देन द क्ले। तो अगर जो है वो 7 से ज्यादा है तो ऐसे केस में क्या होगा? हम प्लास्टिसिटी, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स मेरा 7 से ज्यादा है तो क्या होगा? लिक्विड लिमिट को चेक करो। अगर मेरा लिक्विड लिमिट 29.6% से कम है तो सिंपली क्ले जो है वो ज्यादा हो जाएगा सिल्ट से। ठीक है, लेकिन अगर मेरा WL जो है वो 29.6% से ज्यादा है तो ऐसे में हमें ए लाइन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर तीसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरा इन दोनों के बीच में इंक्लूड होता है, लेट्स से मेरा आईपी जो है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो 4 से तो ज्यादा है लेकिन 7 से कम है, इन दोनों के बीच में आएगा, तो बोथ क्ले एंड सिल्ट शुड बी रिटन। यानी नॉमेनक्लेचर में क्ले भी लिखा जाएगा और सिल्ट भी लिखा जाएगा। ठीक है, राइट। केस नंबर सी विच इज परसेंटेज फाइनेस जो है वो मेरा 5% से 12% के बीच में। यानी कि अब मुझे फाइन ग्रेन सॉइल को भी लेना पड़ेगा और मुझे किसके लेना पड़ेगा? वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ध्यान से देखते चलेंगे। अगर मैंने कहा मेरा जो ग्रेवल है वो प्रोमिनेंट है, ठीक है, तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसा कैसा होगा? सबसे पहले GWGC, इसका मीनिंग क्या है? वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन को लाने के लिए क्या कंडीशन होगी? फॉर दिस द कंडीशन हियर इज वेल ग्रेडेड है ग्रेवल, यानी कि CU कैसा होगा? 4 से बड़ा, एंड CC जो है वो 1 से 3 के बीच में होगा, और क्ले जो है वो मोर देन सिल्ट होगा। तब ऐसे केस में इसका नॉमेनक्लेचर इस तरीके से होगा। नॉमेनक्लेचर नंबर 2 क्या होगा? GPGC, यानी कि पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले। अगेन देखो, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले कब होगा? जब या तो मेरा CU जो है वो 4 से बड़ा ना हो, या फिर CC जो है वो लेस देन 1 हो, या फिर CC जो है ग्रेटर देन 3 हो, और क्ले जो है वो ज्यादा हो सिल्ट से। तो ऐसे केस में ये पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले की कैटेगरी में आएगा। थर्ड नेमिंग इज GWGM। ये क्या है? वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ सिल्ट। एंड यू नो नाउ कि किस तरीके से नॉमेनक्लेचर हुआ है। नॉमेनक्लेचर हुआ है इसका, वेल ग्रेडेड है यानी कि CU ग्रेटर देन 4 है, और सिल्ट लिखा है क्योंकि जो सिल्ट जो है वो ज्यादा होगा क्ले से, तब ये लिखा जाएगा। एंड फाइनली फोर्थ नॉमेनक्लेचर इज GP and GM, which is poorly graded gravel with silt. Right. आई होप इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये तो है अगर ग्रेवल ज्यादा है। सिमिलरली सैंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो जरा, सैंड के लिए क्या क्या होगा। नंबर 1, SPSC, दैट मीन्स पुअरली ग्रेडेड सैंड विथ क्ले। और ये कब हुआ? इसका कंडीशन क्या बनेगा? जब या तो मेरा CU जो है वो नॉट ग्रेटर देन 6 हो, और CC जो है 1 से छोटा हो, और CC या फिर 3 से बड़ा हो, और क्ले जो है ज्यादा हो सिल्ट से।
ऐसे में ये होगा poorly graded sand with clay. Second name for the sand that can be SWSC, which is well graded sand with clay. और ये कब होगा? जब मेरा Cu जो है मोर देन 6 है एंड Cc जो है वो मेरा 1 से 3 के बीच में ही है, और क्ले जो है मोर देन सिल्ट है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये वेल ग्रेडेड सैंड विथ क्ले होगा। द थर्ड नेमिंग कैन बी SWSM, दैट इज वेल ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट। फाइनली अगर मैं बात करूं लास्ट SPSM, इसे कैसे लिखेंगे? पुअरली ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट, राइट। तो ये तीनों केसेस हमने पढ़ लिए रिलेटेड टू द पोर सैंड। वन बाय वन करके दोबारा डिस्कस करते हैं, राइट। लेट्स समराइज। फर्स्ट स्टेप हमने देखा कि अगर हमने सॉइल को सीव एनालिसिस में डाला है ना, सीव सेट में डाला, और हमने देखा कि परसेंटेज ऑफ पोर्स ग्रेन जो है वो 50% से ज्यादा है, तो नेमिंग विल बी अकॉर्डिंग टू पोर्स सैंड, राइट। उसके अंदर फिर हमने देखा परसेंटेज फाइनेस क्या होती है, परसेंटेज मॉड्यूलस क्या होता है, कोएफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं वो हमने देखा, ठीक है। अब हमने कैटेगराइज करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने देखा परसेंटेज फाइनेस 5% से कम है तो फाइन पार्टिकल्स इंक्लूड नहीं होंगे, और वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड निकालकर हम उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो इट कैन बी वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड सैंड और पुअरली ग्रेडेड सैंड, राइट। अब अगर हमने देखा कि अगर मेरा परसेंटेज फाइनेस 12% से ज्यादा, तो अब हम फाइन पार्टिकल्स को इग्नोर नहीं कर सकते, तो ऐसे में सिल्ट और क्ले का भी नेम आएगा, ठीक है, डिपेंडिंग कि उनका प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैसा है ना, बहुत सारी कंडीशंस लगेंगी और उसके बेसिस पर क्लासिफाई होगा कि क्ले आएगा या सिल्ट आएगा। फाइनली हमने एक ऐसा कंडीशन देखा कि जो 5% से और 12% के बीच में, अब ऐसे में ना हम फाइन पार्टिकल्स को इग्नोर कर सकते हैं, ना ही हम वेल ग्रेडेड और पुअर ग्रेडेड को कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें वेल ग्रेडेड पुअर ग्रेडेड निकालना पड़ेगा, साथ ही साथ सिल्ट होगा या क्ले ये भी निकालना पड़ेगा, और फिर इसका नॉमेनक्लेचर होगा, राइट। इतना तो अपन ने देखा कि फॉर द पोर सैंड सॉइल। नाउ अगेन अगर अपन बात करते हैं उसी सीव साइज की, यहाँ पर देखो ये जैसे सीव सेट है और ये 4.75 mm था, राइट, और ये 75 माइक्रोमीटर की सीव थी, राइट, और हमने सॉइल को इसके अंदर डाला। अगर मैं देखूं कि इससे जो परसेंटेज फाइनेस निकल रहा है ना, वो परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं वो मोर देन 50% है, तो ऐसे में इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा वो फाइन सॉइल के अकॉर्डिंग होगा और कोर्स सैंड के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। तो व्हेन परसेंटेज ऑफ पार्टिकल पासिंग 75 माइक्रोमीटर्स आर मोर देन 5%, तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है। अब देखो सेकेंड स्टेप इसके अंदर हम देखते हैं लिक्विड लिमिट को आइडेंटिफाई करना। ये क्या है हमारी लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, ठीक है। इसको हमने निकाला और हमने देखा कि अगर ये मेरी 35% से कम होती है लिक्विड लिमिट, तो ये मेरी लो कंप्रेसिबल सॉइल के अंदर आएगी, यानी कि जितना ज्यादा मेरा लिक्विड लिमिट होता है उतना ही ज्यादा वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, ठीक है। 35 से 50 के बीच में इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, तो इसे आई से डिनोट करते हैं, और अगर लिक्विड लिमिट 50% से ज्यादा है तो हाईली कंप्रेसिबल और इसे एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले देखा कि कोर्स ग्रेन्ड है या फाइन ग्रेन्ड है, तो अगर पता पड़ा फाइन ग्रेन्ड है तो हमें लिक्विड लिमिट से निकालना है कि ये लो कंप्रेसिबल है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है या हाई कंप्रेसिबल, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 3 इज चेक आई एंड ए लाइन। बहुत सिंपल है, जो हमने पहले पढ़ा था कोर ग्रेन में बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले हमें आईपी ऑफ सॉइल निकालना है, विच इज नथिंग बट लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। और हमें फिर निकालना है आईपी ऑफ ए लाइन, ठीक है, और वो कितना होता है 0.73 होल इंटू WL माइनस 20। WL हमें गिवन होगा, अगर इस फॉर्मूले से हम आईपी ऑफ ए लाइन भी निकाल लेंगे तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं आईपी ऑफ सॉइल और आईपी ऑफ ए लाइन, ठीक है। अब देखो जरा, अगर मेरा ऑफ सॉइल मोर देन आईपी ऑफ ए लाइन होता है तो नॉमेनक्लेचर विल बी अकॉर्डिंग टू क्ले, क्ले के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर होगा, ठीक है। और सिर्फ क्ले ही नेम एज ए साइन होगा और फिर हाई कंप्रेसिबल, लो कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल आएगा। और अगर मेरा आईपी ऑफ सॉइल जो है
वो लेस देन है आईपी ऑफ ए लाइन, यानी कि ए लाइन से नीचे की कैटेगरी में, तो वो सिल्ट होगा या फिर ऑर्गेनिक सॉइल भी हो सकती, क्या हो सकती है, ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, तो इट कैन बी सिल्ट और इट कैन बी ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो जरा इसका नॉमेनक्लेचर। अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्ले की, ठीक है, तो क्ले में क्या क्या हो सकता है, Cl, Ci एंड CH। लो कंप्रेसिबल, Ci क्या होगा, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले, एंड CH हो जाएगा मेरा हाई कंप्रेसिबल क्ले। ठीक है, और अभी हमने थोड़ी सी देर पहले देखा ही था कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड लिमिट। अगर लिक्विड लिमिट 35% से कम है लो कंप्रेसिबल, 35 से 50 के बीच में इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, और मोर देन 50% है तो वो हाई कंप्रेसिबल। ठीक है, इसी तरीके से मैं सिल्ट को भी लिख सकती हूँ, जिसे मैं M से डिनोट करती हूँ, तो इट कैन बी ML, I एंड MH। समझ गए होंगे, लो कंप्रेसिबल सेल्स, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सेल्स एंड हाई कंप्रेसिबल सेल्स, राइट। तो इस तरीके से मेरा फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग इन दिस नॉमेनक्लेचर। लेट्स लुक एट द प्लास्टिसिटी चार्ट। इससे ना और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेट्स सी हियर, हमने सबसे पहले प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP परसेंटेज यहाँ पे लिखा, और ये लिक्विड लिमिट है WL। ठीक है, अब अपन ने देखा है, अगर मेरा सबसे पहले बात करूं मैं, अगर मेरा IP जो है वो मेरा 4 से नीचे, तो क्या होगा, सिल्ट होगा। यही इस चार्ट में भी गिवन है। अगर IP लेस देन 4 है तो कुछ भी नहीं चेक करना, ना ए लाइन चेक करनी है, ना आपको कंप्रेसिबिलिटी चेक करनी, कुछ भी चेक नहीं करना है, और सिंपली देखना है कि ये अगर 4 से कम है तो सिल्ट होगा। ठीक है, यस, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिल्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा देखो, अगर ये 7% से ज्यादा है तो ऐसे में हमें लिक्विड लिमिट चेक करनी है। अगर ये मेरी लिक्विड लिमिट 29.6 से कम है तो क्या होगा, मेरा सिंपली क्ले हो जाएगा, राइट। और अगर 29% से ज्यादा है तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ये मेरी ए लाइन के नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है। अगर नीचे आ रहा है तो इट कैन बी इधर सिल्ट और ऑर्गेनिक सोइल। ठीक है, और अगर मेरी ए लाइन से ऊपर प्लास्टिसिटी इंडेक्स आ रहा है तो मेरा क्या होगा, क्ले ही होगा हमेशा। तो एक ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डज द ए लाइन सेपरेट द ऑर्गेनिक सॉइल फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सॉइल। द करेक्ट आंसर इज ट्रू। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दैट ए लाइन सेपरेट्स ऑर्गेनिक सॉइल फ्रॉम इनऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, तो ए लाइन क्या करती है, सेपरेट करती है ऑर्गेनिक सॉइल को इनऑर्गेनिक। तो जो भी सॉइल मेरी ए लाइन से नीचे की कैटेगरी में आ रही है वो मेरी ऑर्गेनिक होगी प्लास्टिसिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग, और अगर ऊपर आ रही है तो क्ले होगा विच इज एन इनऑर्गेनिक सॉइल, राइट। तो ये करते हैं PYQs, और अभी आप देखेंगे कि आपको कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा आफ्टर सॉल्विंग ऑल दीज PYQs बाय योर ओन। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा है उसी को बस यूज करते हुए सारे क्वेश्चंस को करने हैं। And I have taken all the important GATE questions from 2022 to 2009. ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस आज अपन अभी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले GATE 2022 सेट नंबर 1 में है, हमें ना डिफरेंट सॉइल गिवन है। अब देखो पूरे नेम नहीं गिवन है और आपको ना नोट होते हैं बस इसे ऐसा गिवन है, तो पहले तो आपको यही आइडेंटिफाई करना होगा कि वो सॉइल है कौन सी। ठीक है, और हमें एक्चुअली निकालना क्या है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली किसकी कम होगी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन नॉमेनक्लेचर, है ना। CH क्या होगा, C मीन्स क्ले और H मीन्स हाईली कंप्रेसिबल, सो इट्स अ हाईली कंप्रेसिबल क्ले। ठीक है, तो ये क्ले लिखा हुआ है एक्चुअली। M क्या लिखा हुआ है, M मीन्स सिल्ट और L मीन्स लो कंप्रेसिबल, सो इट इज अ लो कंप्रेसिबल सिल्ट, राइट। तो इट इज सिल्ट। नंबर थर्ड SP क्या होता है, S मीन्स सैंड, P सैंड और P मीन्स पुअरली ग्रेडेड, सो इट इज अ पुअरली ग्रेडेड सैंड। नाउ नंबर फोर्थ SW क्या है, वेल ग्रेडेड सैंड। ठीक है, इतना तो अपन को समझ में आया कि कौन कौन सी सॉइल गिवन थी, उनका हमने नेम जो है वो समझ लिया, निकाल लिया।
अब अपन को निकालना है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। देखो लुक हियर, जो मेरा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होता है वो कैसे निकालते हैं? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिपेंड करता है साइज पर, ठीक है। जितना ज्यादा साइज ऑफ पार्टिकल होता है उतना ही ज्यादा क्या होती है? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है। तो सबसे ज्यादा ग्रेवल की हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है, फिर सैंड की होती है, फिर सिल्ट की होती है और फिर क्ले की होती है, ठीक है। साथ ही साथ जितना ज्यादा वेल ग्रेडेड सॉइल होगी उसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पुअरली ग्रेडेड, ठीक है। तो ये दो, सबसे पहले देखेंगे सबसे ज्यादा ग्रेवल की होती है, ग्रेवल तो नहीं है। उसके बाद क्या है? सैंड है। सैंड में भी किसकी सबसे ज्यादा होगी? वेल ग्रेडेड की सबसे ज्यादा होगी। तो नंबर 1 विल बी SW। फिर उसके बाद पुअरली ग्रेडेड सैंड की होगी, राइट। उसके बाद सिल्ट की होगी एंड फिर उसके बाद किसकी होगी? क्ले की होगी, ठीक है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी A, SW, SP, ML एंड CH। क्लियर है? तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द गेट 2022 सेट नंबर 1। नाउ वेरी सिंपल अनदर क्वेश्चन गेट 2021 सेट नंबर 2 में पूछा गया है सवाल कि आप मुझे बताइए यूनिफाइड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी ये जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें MH क्या रिप्रेजेंट करता है? सी हाउ सिंपल द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। M represent the silt and H represents the highly compressible। हाईली कंप्रेसिबल क्या था? हमने पढ़ा था जब लिक्विड लिमिट मेरी कैसी थी? 50% से ज्यादा थी, तब उसे सॉइल को कैसे कह रहे थे हम? हाई कंप्रेसिबल कह रहे थे। अब ऑप्शंस देखिए, इनऑर्गेनिक सिल्ट विथ हाई प्लास्टिसिटी विथ लिक्विड लिमिट मोर देन 50%, इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ लो प्लास्टिसिटी विथ लिक्विड लिमिट लेस देन 50%। नहीं, क्ले तो होगा ही नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? ए। सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, आपको बताना है ए फाइन ग्रेन सॉइल इज फाउंड टू बी प्लास्टिक इन वाटर कंटेंट रेंजिंग फ्रॉम 26% टू 48%। अब एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम सॉइल कैसे क्लासिफाइड होगा? सिंपल है, लुक हियर। सबसे पहले क्या गिवन है मुझे? प्लास्टिक की रेंज में है। देखो ये रेंज प्लास्टिक का रेंज है, प्लास्टिक का नेचर है सॉइल का, तो ये WP होता है और ये WL है। तो बेसिकली आपको इनडायरेक्टली फॉर्म में क्या गिवन है? हमें WP गिवन है 26% और मुझे WL गिवन है 48%, ठीक है। तो हमें प्लास्टिक लिमिट गिवन है और लिक्विड लिमिट गिवन है। अब मुझे निकालना है क्लासिफिकेशन। एक और हिंट गिवन है कि इट इज ए फाइन ग्रेन सॉइल, तो कुछ भी नहीं करना है। देखो जरा, सबसे पहले फाइन ग्रेन सॉइल में स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 इज लिक्विड लिमिट। अगर मेरा लिक्विड लिमिट जो है किसके बीच में है? ये 35 से 50 के बीच में है, राइट। तो इट विल कंसिडर्ड एज ए इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, ठीक है। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल की कैटेगरी में इंक्लूड होगा। तो पहले तो अगर इतना हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, पहले ऑप्शन देख लो कि L लो कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल, ये नहीं होगा, तो वैसे तो आंसर D होगा। चलो कोई बात नहीं। और इसको अपन कंफर्म करने के लिए IP ऑफ A लाइन निकालते हैं और IP निकालते हैं। सबसे पहले IP ऑफ सॉइल क्या होगा? तो IP ऑफ सॉइल इज नथिंग बट WL माइनस WP एंड अब ये 22% तो मेरा IP ऑफ सॉइल है और IP ऑफ A लाइन क्या होगा? इट विल कम आउट टू बी 0.73 WL माइनस 20.44%। नाउ यू कैन सी हियर, थोड़ा सा इधर देखेंगे, अगर मेरा IP ऑफ सॉइल जो है वो कैसा है? वो है मोर देन IP ऑफ A लाइन, तो हमें पढ़ा है कि इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ क्ले, ठीक है। DCI, ठीक है। तो CI इज इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, आप मुझे बताइए एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन A लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ भी नहीं है, A लाइन इज इक्वल्स टू 0.73 WL माइनस 20। देख लीजिए कौन सा वाला होगा? ऑप्शन नंबर A, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन एक सैंपल ऑफ सिल्टी क्ले, ठीक है। सिल्टी क्ले को हमने लिया विथ लिक्विड लिमिट कितना है? 40% और प्लास्टिसिटी इंडेक्स है 28%। अब आप मुझे बताइए उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? सबसे पहले फाइन ग्रेन सॉइल है, ये तो हमने देख लिया फाइन ग्रेन सॉइल है। तो फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर स्टेप नंबर 1 क्या होता है? लिक्विड लिमिट। देखिए
लिक्विड लिमिट कितना है इसका 40%, विच इज बिटवीन 35% टू 50%। तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल होगा, आई आ जाएगा, राइट। स्टेप नंबर 2 देखेंगे आईपी कितना है, आईपी ऑफ सॉइल कितना है मुझे 28% इट इज गिवन। नाउ आईपी ऑफ ए लाइन क्या होगा, इट विल कम आउट टू बी 0.73 into 0.73 into 40 minus 20, that is 20, and it will come out to be 14.6 परसेंटेज। ठीक है, तो हमारा आईपी ऑफ सॉइल गिवन है और आईपी ऑफ ए लाइन गिवन है। अब हमें देखना है आईपी ऑफ सॉइल जो है वो मोर देन है आईपी ऑफ ए लाइन से, ये तो हमें गिवन है ना, दिख रहा है। तो इट विल कम इन अ कैटेगरी ऑफ क्ले, तो क्या आंसर हो जाएगा इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2009। और ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना बिल्कुल आपको बिल्कुल रफ डेटा गिवन है, आपको बिल्कुल रॉ डेटा गिवन है और आपको ही आइडेंटिफाई करना है कौन सी ग्रेन की सॉइल है इन एवरीथिंग। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा। चलिए, फर्स्ट स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 1, ये देखना कि इसके अंदर परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिटेन कोर्स ग्रेन है या फाइन ग्रेन है। देखो जरा, सबसे पहले ये सीव सेट बनाया मैंने, हियर इट इज 4.75 mm की सीव एंड हियर इट इज 75 माइक्रोमीटर की सीव, राइट। और मैंने डाला, अब देखो परसेंटेज फाइनर देन 4.75 कितने हैं 60% है, जबकि परसेंटेज फाइनर ऑफ 75 माइक्रोमीटर कितना है 30% है। ठीक है, और तो बचा हुआ 60% 30%, तो बचा हुआ 10% मेरा ये है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएंगे, ये 10% क्या है, ग्रेवल है, 60% क्या है मेरा सैंड है, और 30% मेरा फाइन पार्टिकल्स या परसेंटेज फाइननेस है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताएंगे, परसेंटेज वेट रिटेन अबाउट 75% कितना है 70% है, जो कि मोर देन 50% है, राइट। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, इट्स ए कोर्स ग्रेन्ड सॉइल सबसे पहले। तो साथ ही साथ अगर इसके अंदर मैं देखूं परसेंटेज फाइननेस, वो कितनी है मेरी 30%, विच इज मोर देन 12%, तो इसमें मुझे फाइन ग्रेन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड फाइन ग्रेन। ठीक है, तो दो चीजें हमने समझी, पहले कोर्स ग्रेन के नेमिंग पर होगा और फाइन ग्रेन को भी इंक्लूड किया जाएगा। अब देखो स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं। सबसे पहले आईपी निकालते हैं। ठीक है, तो आईपी ऑफ सॉइल कितना गिवन है मुझे, इज इट गिवन टू मी, नहीं, कुछ भी गिवन नहीं है मुझे, सिर्फ गिवन है लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। तो आईपी होता है मेरा WL माइनस WP, मुझे लिक्विड लिमिट गिवन है 35% एंड प्लास्टिक लिमिट गिवन है 27%, वो कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज मैंने निकाली आईपी ऑफ सॉइल। अब देखो जरा, क्या आईपी ऑफ सॉइल मेरी 4 से कम है क्या, नहीं है। क्या ये 7 से ज्यादा है, यस। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, हमने सबसे पहले आईपी, अगर ये 4 से, अगर मेरा आईपी लेस देन 4 होता, 4% होता, तो सिंपली जो मेरा सिल्ट है वो अबाउट द क्ले हो जाता और मेरा परसेंटेज ऑफ सैंड जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज ऑफ ग्रेवल। तो मेन नेमिंग विल बी अकॉर्डिंग टू सैंड, सैंड के अकॉर्डिंग नेमिंग होगी। ठीक है, ये चीज अपन ने देखी। अब इधर देखेंगे जरा, बहुत सिंपल है, यहां पर देखेंगे परसेंटेज ऑफ आईपी अगर लेस देन 4 होता तो सिल्टी सैंड होता, राइट। बट ऐसा तो नहीं है, परसेंटेज कितना है हमारा 8%, जो कि मोर देन 7% है। तो पहले चेक करो W लिक्विड लिमिट क्या मेरी 29.6 से कम है क्या, तो अगर ऐसे में क्ले जो है वो मेरा ज्यादा हो जाएगा सिल्ट के कंपेयर में। मेरा लिक्विड लिमिट कितना है 35%, ये भी नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, इफ द लिक्विड लिमिट इज मोर देन 29.6%, चेक आईपी ऑफ ए लाइन। ए लाइन को चेक कर लीजिए। चलिए ए लाइन को चेक करेंगे, ए लाइन आईपी कितना है, यहां पर देखेंगे एवरीवन, इट विल बी 0.73 WL माइनस 20। ठीक है, 0.95%। और मेरा जो आईपी है ना, अब इधर देखो आईपी ऑफ सॉइल कितना आ रहा है 8% एंड आईपी ऑफ ए लाइन कितना है
10.9%। अब क्योंकि मेरा आईपी ऑफ सोइल जो है वो लेस देन आईपी ऑफ ए लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, सिल्ट। सिल्ट विल बी प्रोमिनेंट। अब देखो सिल्ट तो है, साथ ही साथ क्या था हमारा, सैंड था। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिल्टी सैंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एस एम विल बी द करेक्ट आंसर नाउ। So I hope everyone has enjoyed this soil nomenclature. To be very honest, when I was preparing for GATE examination and when first time I read this nomenclature, I was literally afraid. वो टॉपिक है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप कर मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो ट्रूली इट विल बी वेरी वेरी सिंपल।